नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी बीना सिंह। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस समय की हेडलाइंस से। राज्यसभा में आज भी गूंजा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ जॉर्ज सोरोस का रिश्ता। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ने जताई नाराजगी। कहा संसदीय मर्यादाओं के अनुसार नहीं है विपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण। इंडी गठबंधन में रार फिर आई सामने। लालू यादव ने ममता बनर्जी को माना गठबंधन का नेता, तो संजय राउत बोले आगे आकर कांग्रेस भी रखे अपनी बात। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास रहे आलीशान भवन का वीडियो जारी कर केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक। लगातार 2 कार्यकाल के बाद आरबीआई के गवर्नर पद से आज सेवा मुक्त हो रहे हैं शक्तिकांत दास। सहयोग के लिए सभी का जताया आभार। कहा देश के आर्थिक हितों के लिए काम करने का हमेशा किया प्रयास। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के बयान पर लिया संज्ञान। वीएचपी के कार्यक्रम में आपत्तिजनक भाषण के बारे में हाई कोर्ट से मांगा ब्यौरा। ये थी इस समय की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर संसद से, जहां आज एक बार फिर से संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों पर विरोध और शोर शराबा देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कहा कि सदन चलेगा तो मर्यादा और गरिमा से ही चलेगा। दरअसल सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर ने सभी पक्षों से सदन चलने देने की अपील की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। स्पीकर ने साफ कहा कि प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण और व्यवहार संसदीय मर्यादाओं के अनुसार नहीं है। उधर राज्यसभा में भी आज जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच कथित साठगांठ पर सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा की मांग की गई, जिस पर विपक्ष तिलमिला गया। उच्च सदन में भी लगातार हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से सभापति ने कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था, विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें। जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परिपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे। और इन सब के बीच संसद के निचले सदन लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 पेश किया गया। मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 से भारतीय ध्वज वाले जहाजों के उपयोग को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन के माध्यम से समुद्री उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इस विधेयक का उद्देश्य
तटीय नौवहन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करना और इसे अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है। और संसद में विपक्ष की ओर से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आरोप यह है कि सभापति ने पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन किया है। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। इस पर इंडी गठबंधन के 60 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। विपक्ष के इस प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सदन की कार्यवाही को बाधित करने के इरादे से ऐसा किया गया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि सभापति की ओर से किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं की गई है। अविश्वास प्रस्ताव उपराष्ट्रपति या सभापति के खिलाफ नहीं हो सकता। इसमें महाभियोग 267B के अंतर्गत समझौता लाया जा सकता है और तब लाया जा सकता है जब सभापति धारित व्यक्ति के द्वारा अनुशासनहीनता की गई हो। यहाँ सभापति से विनम्र कोई है ही नहीं, सबको हाथ जोड़कर बात किया। जब उन्होंने किसी प्रकार का पक्षपात किया हो, यहाँ तो उन्होंने कांग्रेस के सारे नेताओं को पहले बुलाया, विपक्ष के नेताओं को पहले बुलाया, बाद में उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों के कुछ लोगों को बोलने का अधिकार दिया। तो इसमें भी नहीं है, ना अनुशासनहीनता है, न पक्षपात है, ना ही कोई ऐसा कृत्य है जो संविधान की परिधि के बाहर हो। तो भाजपा के सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने पर यह प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव दाखिल नहीं कर सकती क्योंकि सभापति जगदीप धनखड़ ने किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं की है। साथ ही सभापति पर पक्षपात के लगाए आरोप को भी उन्होंने खारिज किया। अविश्वास प्रस्ताव उपराष्ट्रपति या सभापति के खिलाफ नहीं हो सकता। इसमें महाभियोग 267B के अंतर्गत समझौता लाया जा सकता है और तब लाया जा सकता है जब सभापति धारित व्यक्ति के द्वारा अनुशासनहीनता की गई हो। यहाँ सभापति से विनम्र कोई है ही नहीं, सबको हाथ जोड़कर बात किया। जब उन्होंने किसी प्रकार का पक्षपात किया हो, यहाँ तो उन्होंने कांग्रेस के सारे नेताओं को पहले बुलाया, विपक्ष के नेताओं को पहले बुलाया, बाद में उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों के कुछ लोगों को बोलने का अधिकार दिया। तो इसमें भी नहीं है, ना अनुशासनहीनता है, न पक्षपात है, ना ही कोई ऐसा कृत्य है जो संविधान की परिधि के बाहर हो। वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों पर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि उसका और उनकी शीर्ष नेतृत्व का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है और उन्हें जॉर्ज सोरोस क्यों फंडिंग करता है। ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। वहीं भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस, कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस के गठबंधन पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोरोस, मोहम्मद यूनुस, फजले हसन और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की 2 अलग-अलग तस्वीर शेयर करके भाजपा सांसद ने लिखा, सोरोस भैया व बांग्लादेश में हिंदू नरसंहारक मोहम्मद यूनुस का
फजले हसन तथा अमर्त्य सेन के साथ यह फोटो भारत में घुसपैठ को बढ़ाने, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार व भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए सोरोस के सधे कदमों व विचारों को दर्शाता है। निशिकांत दुबे ने सोरोस और कांग्रेस के गठबंधन पर भी निशाना साधा। यूनुस की ही तरह सोरोस को भारत में कांग्रेस पार्टी मिल गई है, जिस माध्यम से सोरोस भारत के टुकड़े करना चाहता है। और भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने इसी मुद्दे पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के संसद में हंगामे पर भी निशाना साधा। इस मुद्दे पर संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन नहीं चल पाने पर भी उन्होंने अफसोस व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि काश इस मुद्दे पर वो अपनी आवाज संसद में उठा पाते। उन्होंने लिखा कि आज फिर विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा खड़ा कर मुझे बोलने नहीं दिया। लोकतंत्र के मंदिर में यदि आवाज दबाई जाएगी तो बाबा साहब जी के संविधान का क्या होगा? कांग्रेस का हाथ सोरोस भैया के साथ। इनमें हिम्मत ही नहीं है ना, बात करने की हिम्मत ही नहीं। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आज तक कांग्रेस देश तोड़ती रहती है। अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज सोरोस के साथ मिलकर जो है ये एक तरफ खालिस्तान बनाना चाहते हैं, एक तरफ कश्मीर बनाना चाहते हैं, एक स्टेट राज्य देश जो है वो नॉर्थ ईस्ट को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इनमें ताकत नहीं बची हुई है। और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऐतिहासिक असम आंदोलन के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज शहीद दिवस के अवसर पर मैं उन सभी को सलाम करता हूं जिन्होंने असम की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। असम के लोगों ने राज्य को अवैध प्रवासियों से बचाने के लिए 6 साल लंबे आंदोलन में हिस्सा लिया और शहीदों ने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ असमिया लोगों ने 6 साल आंदोलन की थे, अहिंसा आंदोलन, बापूजी की जो नीति के आधारित। लेकिन कांग्रेस ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बहुत अत्याचार की, जिसके वजह से कई लोग मरे गए और कई लोग घायल हुए। तो इसलिए जिन लोगों ने आत्म बलिदान दी है असम आंदोलन में, जिसको हम कहते हैं जातीय शहीद, आज पहला शहीद खगेश्वर तालुकदार से लेकर जिन्होंने भी आत्म बलिदान दी है, सभी शहीदों को मैं भक्ति भावनाओं से नमन करता हूं। और अब आज की एक और बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के विवादित बयान पर संज्ञान लिया है। अदालत ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए उनके आपत्तिजनक भाषण को लेकर समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से उनकी स्पीच के बारे में ब्यौरा तलब किया है। जस्टिस शेखर यादव ने इस कार्यक्रम में एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। अगली खबर, मिजोरम में बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए ने राज्य में 6 स्थानों पर बड़े तलाशी अभियान के बाद बड़ी सफलता हासिल की है। एनआईए ने सीमा पार हथियार गोला बारूद तस्करी मामले में मिजोरम से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक, हथियार निर्माण उपकरण, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक लेख जब्त किए गए। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर के 51 नोडल केंद्रों में शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से प्रधानमंत्री बातचीत भी करेंगे। हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्र टीमें भाग लेंगी। इस दौरान आईआईटी जम्मू के छात्र भी
उनके द्वारा बनाए गए नवाचारों को प्रस्तुत करने के लिए काफी उत्साहित हैं। आज मानव अधिकार दिवस है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने साइबर क्राइम और जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकारों के लिए खतरा बताते हुए हर नागरिक के अधिकार और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइबर क्राइम और जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकारों के लिए खतरा बताया है। मानव अधिकार दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर बुलिंग, डीप फेक, निजता हनन और गलत सूचनाओं का प्रसार जैसी कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति ने हर नागरिक के अधिकार और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। As we progress into the future, we are confronted with emerging challenges. Cyber crimes and climate change are new threats to human rights. The digital era, while transformative, has brought with it complex issues such as cyberbullying, deepfake, privacy concerns, and spread of misinformation. These challenges underscore the importance of fostering a safe, secure, and equitable digital environment that protect the rights and dignity of every individual. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत अपने सभी नागरिकों के नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि वृद्ध जनों की गरिमा बनाए रखने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हमें नीतियां बनानी चाहिए। भारत अपने सभी नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के दृढ़ता से संकल्पबद्ध है। देश में होने वाले आम चुनाव समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की याद में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और लागू किया था। इस साल मानव अधिकार दिवस का विषय है हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी। ये उस विश्वास को और मजबूत करता है कि मानव अधिकार महज एक आकांक्षा नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का व्यावहारिक साधन है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर खेल के मैदान से। मलेशिया में आयोजित हुए एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय डेफ टीम स्वदेश लौट आई है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने आवास पर भारतीय दल से मुलाकात की और खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन पर बधाई दी। कुआलालंपुर में आयोजित 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाला भारतीय दल वापस लौट आया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय दल से मुलाकात की। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। 55 मेडल के साथ आए हुए सभी डेफ एथलीट का स्वागत करता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ। नहीं उन्होंने केवल स्वयं के लिए मेडल जीता है, लेकिन देश का गौरव भी बढ़ाया है और अपना स्वयं का और अपने परिवार का भी गौरव बढ़ाया है। मैं सभी एथलीट को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। भारतीय दल के सदस्य केंद्रीय खेल मंत्री से मिलकर बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने भविष्य में भी ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमको मोटिवेशन किया, हमको ट्रेनिंग लिया, हमारे कैंप में कोचिंग अच्छा रखा, खाना रहना सब कुछ। पहली बार मैं एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में गई थी, जिसमें मुझे 3 मेडल मिले हैं। सिंगल्स में मुझे ब्रॉन्ज मेडल, डबल्स में मुझे सिल्वर मेडल और मिक्स टीम में मुझे सिल्वर मेडल मिला।
हमारी टीम इवेंट को हमें सिल्वर मेडल मिला, उसकी मुझे बहुत खुशी है। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में मैं पहली बार गई थी मलेशिया में, जहाँ पे मेरा टीम में सिल्वर मेडल और डबल्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं सबसे यंग खिलाड़ी हूँ, मैं 16 साल की हूँ सभी खिलाड़ियों में। मेरा एम है कि 2025 में जो डेफलिम्पिक्स होंगे जापान में होंगे, मैं आशा करता हूँ कि मैं वहाँ पे सिंगल, मिक्स टीम, डबल सब में गोल्ड लेकर आऊँ। मेरी पूरी मेहनत रहेगी और मेरा उसका ये पूरा एम है, मेरा लक्ष्य है। भारतीय दल ने एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 28 पदक जीते, वहीं बैडमिंटन, शतरंज, जूडो, टेबल टेनिस और कुश्ती में भी टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने 55 पदक अपने नाम किए और 23 देशों में 5वां स्थान हासिल किया। अब इन खिलाड़ियों की नज़र अगले साल जापान में होने वाले डेफ ओलंपिक्स पर रहेगी। कैमरा पर्सन राधेश्याम के साथ और HI एंकर मनीषा के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर, पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने शहरी विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं में निवेश को बढ़ाकर 16 गुना कर दिया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 10 सालों की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि देश में शहरी आधारभूत संरचनाओं के विकास में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंत्रालय के 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि 2014 से 2024 तक पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्र की योजनाओं में निवेश को 16 गुना बढ़ाकर 28,52,000 करोड़ से अधिक कर दिया है। इसमें शहरी निर्माण, आवास योजना, शहरी परिवहन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन सहित कई योजनाएं शामिल हैं। स्वच्छ भारत शहरी के तहत 64 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है। 93,600 वार्डों में कचरा संग्रहण किया जा रहा है। 78% कचरा प्रसंस्कृत हो रहा है। अमृत मिशन के तहत 96,000 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। अमृत मिशन के तहत 1437 MLD गंदा पानी पुनः प्रयोग किया जा रहा है। 2005 के 14 तक जो बजट था उसमें किस प्रकार 16 गुना बजट उसके अंदर लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से प्रदेशों की भी कंट्रीब्यूशन है और केंद्र की भी कंट्रीब्यूशन है और PPP मॉडल के ऊपर भी इसमें बहुत सा इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है ताकि हम इस बजट के नाते से प्रदेशों में कठिनाई कोई ना आए, इस ओर भी हम हर एक स्कीम के अंदर और पार्टिसिपेटरी अथवा एक्सक्लूसिव सेंट्रल बजट इसके नाते से उनको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 89 लाख महिलाओं को घर का मालिकाना हक मिला है। 30 लाख झुग्गीवासियों को लाभ हुआ है। 917 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ। स्मार्ट सिटी योजना के तहत नए शहर विकसित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। PM स्वनिधि योजना के तहत 67 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 94.3 लाख रुपए का लोन दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसके तहत 6 लाख घरों की मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही PM रेंटल हाउसिंग स्कीम का भी लाभ गरीब तबके को मिल रहा है। 8,000 करोड़ रुपया जो फाइनेंस कमीशन ने सैंक्शन किया हुआ है उसमें सभी प्रदेशों ने जो डिमांड की है 29 शहर उसके अंदर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब 29 शहरों में और आगे फर्दर 1,000 करोड़ रुपया प्रति शहर में मैदानी इलाके में है और 500 करोड़ रुपया जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ चूँकि एरिया छोटा होता है, शहर का साइज छोटा होता है, 500 करोड़ रुपया उनके लिए है। तो ये 9 शहर 9 के 10 भी हो सकते हैं। शहरी परिवहन की बात करें तो बीते 10 सालों में 23 शहरों में मेट्रो की पहुंच बढ़ी है। चंद्रशेखर, DD न्यूज़। आर्थिक जगत की बड़ी खबर, वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ सकती है। वहीं वित्त वर्ष 2026 में यह दर 6.9% रहने का अनुमान है। इसकी वजह मजबूत शहरी उपभोग, सर्विस सेक्टर की स्थिर वृद्धि दर और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ना है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में इस आशय का अनुमान व्यक्त किया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर को लेकर लगाया गया अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के अनुमान 6.6% से भी ज्यादा है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027 में GDP वृद्धि दर बढ़कर 7% रहने का अनुमान है।
इसके अलावा कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के साथ ही आने वाले वर्षों में भी भारतीय जीडीपी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2025 में दूसरी तिमाही जून सितंबर 2024 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 5.4% रही, जो अनुमान से कम थी। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन किया है। राजकोषीय प्रबंधन ने राजकोषीय घाटे और जरूरी विकास के लिए राजकोषीय सहायता के बीच सही संतुलन बनाए रखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को 2025 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।